क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है आज संसद तथा कानून का निर्माण। संसद और कानून का निर्माण। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है जहां पर शासन लोगों के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब जहाँ का शासन लोगों के द्वारा ही किया जाता है। लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो फिर सत्ता में पहुंचते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और फिर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन करते हैं। उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है शासन की या किसी भी सरकार की। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों पर को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये संसद है हमारी। अब तो संसद भवन भी नया बन चुका है। पुरानी संसद का फोटो है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इसकी शुरुआत पहले क्वेश्चन से ही होती है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 को इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष किया था। संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहा करते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। 1909 की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1909 में निर्वाचित प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जबकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई जो शुरुआती विधायिका थी राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को न वोट डालने का अधिकार दिया गया था, न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने अपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी थी। राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वह कर सकती थी। सरकार के लिए भी संविधान के अंदर कुछ सीमाएं या उनकी जिम्मेदारियों पर सीमाएं अंकुश लगाया गया है। इसका मतलब ये था कि सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी, वयस्क मतलब जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो,
और मताधिकार उन्हें वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे कहा जाता है। लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते थे? सहमति और विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला भी देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हो और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार या अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने अभी पढ़ा, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद ही सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर फिर नियंत्रण रखते हैं। इसमें यहाँ पर एक चित्र के द्वारा भी समझाया गया है ये किस तरीके से लोग जा रहे हैं। प्रतिनिधित्व का विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ लिया था। अब इनके बारे में यहाँ पे यही बताया है। ये हमारा पार्लियामेंट है, संसद कहते हैं जो संसद भवन भारत का। ये इसके अंदर यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है और इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे और राज्यसभा के अंदर कुल सदस्य 245 होंगे, जबकि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 545 होती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो संसद के 2 सदन हुए हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था होती है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं जिनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब संसद की भूमिका क्या है? संसद कैसे काम करती है? आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक मानी जाती है। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के ही सदस्य होते हैं। यहाँ पे एक टेबल ये दी गई है, इसमें कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। भाजपा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कलकम डीएमके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, युवा श्रम किसान कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल, बीजू जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी। इस तरीके से काफ़ी है पार्टी। और इसमें जो निर्वाचित सांसदों की संख्या है वो भी यहाँ पर दे रखी है। भाजपा के अंदर 303 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 52 है और यहाँ पे डीएमके के अंदर 24 हैं, 22 हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये बनाई गई है। अब नीचे देखें तो इसमें ये काफ़ी बड़ी है, इसमें कई सारी पार्टीज दे रखी हैं। टोटल ये हो गई 543। यहाँ पे इन सबके मिलाकर के सदस्य हो गए इतने। यहाँ पर इन्होंने 15वीं लोकसभा के चुनाव 2009 में हुए थे। 15वीं लोकसभा के चुनाव 2009 में तो उन्होंने इतनी राजनीतिक पार्टियों ने उस चुनाव में हिस्सा लिया था, इतनी इन्हें सीटें प्राप्त हुई थी।
ये राज्य दल थे यहाँ पे इतने वाले, और इन्हें इतनी सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में यहाँ दिया गया है। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना कैसा होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं, राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं संसद के अंदर, यानी संसद 3 चीजों से मिलकर के बनती है। एक राष्ट्रपति है सर्वोच्च पद, और 2 उसके अंदर सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तब जाकर संसद बनती है। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं, किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के अंदर 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। यानी कि संसद में 3 चीजें हैं, एक राष्ट्रपति, 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में चुनावों के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है, जिससे उनके राजनीतिक दल का पता चलता है कि कितने राजनीतिक दल से कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर मनोनीत किया जाता है, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। यानी लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल को 272 सदस्य जरूर होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का गठबंधन या अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठते हैं या विपक्षी कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर फिर काम करते हैं। ये उनके द्वारा बनाई गई सरकार है। संसद भवन है यहाँ पर। इसमें केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है और प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। और दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। अब राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, देश के राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी राज्यसभा के अंदर 233 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना के बारे में जानकारी। जब संसद का सत्र चल रहा हो
तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के जन समर्थन जुटाते हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण देकर भी यहाँ पर बताया, बच्चों के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने बताई और फिर ये उसका उत्तर भी दिया गया। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद को मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, इसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक भूमिका होती है और वह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम कहा जाता है। नए कानून किस तरह बनते हैं? देखो, कानून बनाने में संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रक्रिया इस तरह से आगे बढ़ती है कि जब सबसे पहले समाज के विभिन्न समूहों की किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ये संसद की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दे रखे हैं हमारे सतत विकास लक्ष्य 5 में दिया गया है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी गोल नंबर 5 है हमारा, अचीव जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है तो उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट व चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। शोषण मौखिक, यौन और फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करके पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ये भी घरेलू हिंसा का ही एक काम है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया है ये। अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं और उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अब मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, बहुत बड़ी शर्म आती है, अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं क्या करूं। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, मुझे अपने बैंक में खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून के है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। अब इन्होंने इस बारे में यहाँ पे बताया है कि हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत को दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या नागरिक कानून होना चाहिए? 1999 में वकील कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से
बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में भी यहाँ सुनवाई की जानी चाहिए। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्द से जल्द संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। अब महिला संगठनों ने इस बारे में अपनी यहाँ पे राय रखी। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हमें घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों के अस्थायी स्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ये दिसंबर लगभग 2002 में उठाए गए कुछ कदम थे यहाँ पे एक नया कानून लाने के लिए। उसके बारे में तैयारी की गई, कैसे कैसे नया ये इन पर फैसले किए गए हैं। ये कानून बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कानून साझा मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने समाज और इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हमें इस कानून का इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कानून में जिन लोगों हमें सब तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिलाएं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इस तरीके से घरेलू हिंसा को लेकर के कुछ कानून बनाने के बारे में चर्चाएं हुई, कुछ संगठन बने, संसद में मैटर पहुंचा। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त, ये उन्होंने एक आर्टिकल भी यहाँ पे दिया, पम्फलेट बना करके बताया इसके बारे में। यहाँ पर इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में जाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार संपादकीय, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक स्थिति पर विचार करें कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। और हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून का दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए देखें तो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथी पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति भी बनेगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है संसद। ये यहाँ पर कुछ और अरेस्टर्स गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ में हुआ कुछ भेदभाव है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों
के चुनाव के साथ में खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबार और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वह कभी काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, उतना उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने शब्द बताए हैं जो कि यूपीएससी के अंदर काफ़ी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इन्हें ज़रूर यहाँ पर आपको देखना है। पहला यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म पूछा है डेट इज स्वीकृति। किसी चीज पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। शब्द संसार के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों के साथ आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है, उसे स्वीकृति कहते हैं। गठबंधन का मतलब है कि इसका जब समूहों या दलों के तत्कालिक गठजोड़ से होता है। गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई असमान समाधान उपलब्ध नहीं होता। आलोचना है किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों और पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और भी है इसमें, यहाँ पे 2 और पॉइंट दे गए हैं। राजद्रोह किसे कहते हैं? जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो गया है या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की निगरानी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले बताई जा रही थी। वजह भी यहाँ नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी का मतलब है स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानून को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने पर से भी रोक देते हैं।